Hello, this is Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLV Government College, भीलवाड़ा। आज हम प्रोबेबिलिटीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैंने प्रोबेबिलिटीज़ की थ्योरम्स और प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये एक्सप्लेन किया था। आज उन पे बेस्ड कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ में लेते हैं उन चीज़ों को। तो आज हम देखेंगे कि उनकी जो सक्सेस और फेलियर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ 5 और अ 6 एटलीस्ट वंस इन 4 थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हमें ये करना है कि एक डाइस जिसके 6 फेसेस होते हैं उसको अगर हम 4 बार थ्रो करते हैं तो हमें देखना है कि कम से कम वो प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें कि कम से कम एक बार 5 या 6 आए। अब इसमें हमने देखा कि हाँ ये वर्ड और लिखा हुआ है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि जो डाइस है वो ठीक हो, कहीं से घिसा हुआ या टूटा हुआ ना हो, और उसके हर फेस की अगर ये टूटा हुआ या घिसा हुआ डैमेज होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। तो हम ये हमेशा लिखेंगे कि अनबायस्ड कॉइन या अनबायस्ड डाइस होना चाहिए। तो अनबायस्ड डाइस की ही प्रोबेबिलिटी हर फेस की 1/6 होती है। अगर वो बायस्ड हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा है कि एक अनबायस्ड डाइस है, इसका मतलब हर फेस की प्रोबेबिलिटी हम 1/6 ले सकते हैं। उसको हम 4 बार थ्रो करते हैं, उछालते हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बार 5 या 6 आए। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/6 होती है, और 6 तो हम यहाँ देखेंगे 6 की भी 1/6 होती है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड कर दिया, 1/6 प्लस 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई कि 5 या 6 के आने की। तो ये हो गई हमारी 1/3। अब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास होती है तो हम उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे कि लास्ट में अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी p है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p हो जाती है। तो ये 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो 5 और 6 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ये 1 - 1/3 मीन्स 2/3 हो जाएगी। अब ये तो हमने निकाली एक थ्रो के अंदर। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग 5 और 6 इन 4 थ्रोस, 4 बार हमने उसको उछाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन टाइम की 2/3 हो गई। तो 2/3, और जितनी बार भी हमने लिया है तो 4 बार लिया है तो उसको हमने 4 कर दिया है यहाँ पर। फिर प्रोबेबिलिटी दैट 5 और 6 इज ऑब्टेन्ड, ये तो है गया कि 5 या 6 के इन 4 थ्रोज में इतनी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अब एटलीस्ट 1 आएगा तो वो 1 माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग 5 और 6 इन 4 थ्रोज। 1 थ्रो की तो हमने यहाँ निकाल ली, और 4 थ्रो की ये है, तो 1 - 2/3 होल 4 आ गया, विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम ये आ जाएगा। तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल हम लोग करके भी देख सकते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा ये आंसर आए। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी थ्योरीज बनती हैं वो एक लार्ज एन टाइम टू इन्फिनिटी लेके हम करते हैं। जैसे कि हम अगर कॉइन को थ्रो करते हैं और हम ये कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम उसको 10 बार कॉइन को अगर उछालते हैं तो 5 बार हेड और 5 बार टेल नहीं आता है,
उसमें n हमारा लार्ज नंबर होता है कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी 50% आती रहती है। उसी तरह यहाँ पर अगर हम 4 बार थ्रू की प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं, तो अगर हम उसको 4 बार थ्रू करेंगे तो जरूरी नहीं कि 5 और 6 एक बार आए ही, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये जो भी 1/6 हम मानते हैं वो लार्ज नंबर के लिए मानते हैं कि हम बहुत एक n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या n एक बहुत बड़ी संख्या मान के चलते हैं कि इतनी बार हमने उछाला तो टेंटेटिव हमारी ये आती है। दूसरा क्वेश्चन है अ कॉइन एंड डाइस वर टॉस टुगेदर। अभी तक हमने या तो कॉइन की प्रॉब्लम की थी या हमने डाइस की प्रॉब्लम की थी। अब हम एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ उछाल रहे हैं। वर टॉस टुगेदर, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ 5। मीन्स हमें क्या निकालना है कि कॉइन और डाइस को हमने थ्रो किया तो हेड अगर आता है तो उसके साथ 5 आने की प्रोबेबिलिटी, और अगर टेल आता है तो उसके साथ 6 आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल और टेल एंड 6, तो ये हमें निकालना है। तो एक हमारा इवेंट तो क्या हो गया कि हेड एंड 5, और एक हमारा क्या हो गया टेल एंड 6। तो ये 2 इवेंट हमारे हो गए। मान लो हम एक इवेंट को ए मान रहे हैं, दूसरे इवेंट को हम 6 मान रहे हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम फ्रॉम ए कॉइन एंड ए डाइस, इवेंट जो हमारा ए है उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम देख लेते हैं कि अगर हेड आता है तो उसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। दोनों को हमने उछाला तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन में अगर हेड को हम मान लेते हैं तो डाइस में के लिए 6 ऑप्शन है कि हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और अगर कॉइन का टेल आता है तो उसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम ये हमारे हो जाएंगे। अब टोटल हमारे आउटकम्स कितने हो गए, 12 आउटकम्स हो गए हमारे। अब उसमें एच हेड के साथ 5 आने के कितने हो गए, खाली 1 हुआ। तो टोटल 1 पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 हो गए। तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी 1/12। इसी तरह हम देख रहे हैं टेल के साथ 6 आने का, तो ये भी हमारा फेवरेबल जो है हमारा केस है वो 1 ही है, और टोटल नंबर हमारे 12 हो गए। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और अ टेल एंड 6, तो वो इन दोनों इवेंट का सम हो गया। तो 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ हमने केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो ली है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ली है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होगी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। अ बैग कंटेन्स 3 black and 4 white balls. 2 balls are drawn at random, one at a time, but without replacement. Without replacement इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो क्यों? क्योंकि इससे प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करती है। तो हमारे पास एक बैग है, उसमें टोटल 7 बॉल्स हैं, उनमें से 3 ब्लैक है और 4 वाइट बॉल्स हैं, और हमें 1 by 1 2 बॉल्स निकालनी है। पहले एक बॉल निकालनी है, उसको अलग से रखनी है, वापस बैग में नहीं डालनी है, फिर एक बॉल और निकालनी है। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमें क्या निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक तो ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज वाइट। हमने एक बॉल निकाली, वो चाहे हमारी वाइट हो या ब्लैक हो, लेकिन जो सेकेंड बॉल निकालेंगे वो हमारी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और दूसरा केस क्या है हमारा, what is the conditional probability that the first ball is also white if the second ball selected is known to be white। means एक तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि फर्स्ट बॉल चाहे कोई सी भी हो लेकिन सेकेंड बॉल तो वाइट ही होनी चाहिए, और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है कि 1
सेकंड तो वाइट होएगी, लेकिन फर्स्ट भी वाइट होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो, किसी भी बॉल को निकालने के लिए 7 बॉल में से सबसे पहली बॉल जो निकलेगी वो हमारी निकलेगी, सपोज करो चाहे वो वाइट निकले चाहे वो ब्लैक निकले। अगर वाइट निकलती है तो हम वाइट हमारी टोटल है 3, तो 3 में से एक बॉल निकली। फर्स्ट बॉल की बात कर रही हूँ मैं। जो फर्स्ट बॉल हम निकालेंगे वो अगर हम मान के चलते कि वाइट बॉल निकलती है, तो वाइट आई मीन्स इन 4 में से एक बॉल आई, तो वो हमारी 4C1 तरीके से नहीं कर सकती। कोई भी एक 4 में से हमने एक बॉल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गई 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास 7 में से हमारी आई 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मीन्स फर्स्ट वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। और इसकी जगह अगर फर्स्ट ब्लैक बॉल निकलती है तो उस ब्लैक बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि 4 में से 4C1 डिवाइड बाय 7C1 आया, वैसे ही यहाँ पर 3C1 डिवाइड बाय 7C1 आ गया। ये खाली फर्स्ट बॉल की बात मैं बता रही हूँ। अब ये है कि फर्स्ट बॉल का तो हो गया काम हमारा। अब सेकंड बॉल हमें वाइट ही चाहिए। तो अगर हमारी फर्स्ट जो बॉल थी वो आइदर कोई भी थी, चाहे वाइट थी या ब्लैक थी, सेकंड बॉल में क्या हो जाएगा, अब हमारे जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक बॉल को निकाल के बाहर कर दिया है। तो सेकंड बॉल के लिए हमारे पास रिमेनिंग 6 रह जाएगी। अब वो भी अगर वाइट होती है तो अब हम जो पहले 4 थी अब हमारी 3 हो गई है, तो 3C1 आ जाएगा और डिवाइड बाय 6C1 आ जाएगा। और अगर ये पहली वाली ब्लैक होती है तो सेकंड वाली हमारी 4C1 अपॉन 6C1 हो जाएगा। ये हमारे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या ले रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट A1 बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट। हमने 2 इवेंट कर लिए हैं कि A1 तो क्या है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट, एंड A2 दैट द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो सेकेंड तो हमारी बॉल वाइट होनी ही है। A1 में हमने ले लिया कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट है। तो A2 कैन हैपन आइदर विथ A1 और नॉट A1, मीन्स सेकेंड बॉल तो वाइट होनी है, फर्स्ट बॉल चाहे वाइट हो या ब्लैक हो। तो ये वाइट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये ब्लैक होने की, मीन्स नॉट वाइट और नॉट वाइट। ये भी कह सकते हैं हम इसको कि वाइट, और अगर A1 बार लगा रहे तो नॉट वाइट, नॉट ब्लैक की बोलने से बेहतर है कि नॉट वाइट कोई सी भी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 और एंड A2। तो ये हो जाए हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और चूंकि अब ये डिपेंडेंट इवेंट हो गए, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉल जो है वो हमने बाहर निकाल के रख दी है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो ये हमने इसको कर लिया। अब ये है 4 वाइट बॉल में से 4C1 और 7 में से 7C1 आ गया, तो 4/7 आ गया। इधर A2 एंड विथ रिस्पेक्ट टू A1 है, तो A1 हमारी हमने वाइट यहाँ ली है, तो अब हमारी वाइट रह गई 3, तो अब 3 में से एक निकालनी है, और जो टोटल है वो 6 है, तो 6 में से एक निकालनी है। और यहाँ जो है नॉट वाइट का मतलब ये हो गया कि ब्लैक है, क्योंकि यहाँ 2 कलर हैं, तो चाहे उसको ब्लैक बोले या नॉट वाइट बोले। तो आउट ऑफ 3 ब्लैक बॉल्स 1 बॉल सेलेक्टेड, तो 3C1 हो गया, टोटल नंबर 7C1 हो गया। और जब हम सेकंड बॉल निकालते हैं वो हमारी वाइट ही होनी चाहिए, तो 4C1 और 6C1 हो गया। तो ये हमारा आ गया 4/6। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की इसको हमने रख दिया 4/7 इंटू A2/1, ये हो गया हमारा 3/6 प्लस हमारा नॉट A1 मीन्स 3/7, और ये प्लस हो गया हमारा 4/6। तो ये आ गया हमारा 42 और प्लस 12, और ये हो गया हमारा 24/6।
42। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।